हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें। ओके, सो आज इस जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कि मैंने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो 12th क्लास का चैप्टर है उसे ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया। उसकी इंट्रो, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो प्रीवियस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाउ टू राइट द आईपीसी नेम्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो भी मैं बता चुकी हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताऊंगी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स को बना लेते हैं जिसमें कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो 6 है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दो कंपाउंड्स के लिए आपके साथ अपने जो पॉइंट्स देती है। एक वो देगी ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और दूसरा वो देगी स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल की। ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है? इट सेज कि हमारा जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज प्योरली आयनिक। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है। हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी आप कह सकते हैं। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये मानती है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो दो तरह से हो सकता है। अगर वो नेगेटिव होगा, इफ द लिगेंड इज नेगेटिव, तो हम उसे क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। और अगर वो न्यूट्रल होगा तो उसे क्या कहेंगे? पॉइंट डाइपोल। ओके। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मानना है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कहती है कि बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसको नहीं मानती। इट सेज कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज टोटली प्योरली आयनिक, जिस पे मेटल जो है वो पॉजिटिव एंड की तरह काम करता है और लिगेंड जो है वो नेगेटिव एंड की तरह काम करता है। अगर तो लिगेंड नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, साइनाइड, ब्रोमाइड, अगर तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एंड ही है। और अगर लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है जैसे कि वाटर, अमोनिया, इसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट का रोल करता है। ओके। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये मानना है बॉन्ड जो है वो प्योरली आयनिक इन नेचर है। क्या होगा अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि जब तक मेटल जो है वो गैसियस स्टेट में अलोन है तब तक तो कोई भी उसके डी ऑर्बिटल में चेंज नहीं आएगा। जैसे ही लिगेंड आता है तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है जिसे क्या कहा जाता है? डीजेनरेट। डी ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? डीजेनरेट। ठीक है, किसे कहते हैं? डी ऑर्बिटल को। ओके। तो जब लिगेंड आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो वो क्या मानते हैं कि ये जो डीजेनरेट है, ये जो सब ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5, ये जो सब ऑर्बिटल कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे? इनकी जो सिमेट्री है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन हो जाएगी लिगेंड की अप्रोच के कारण। जैसे ही लिगेंड आएगा थोड़ी इनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी तो ये यहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने 5 बना दिए हैं, इसे हम कहते हैं बैरिसेंटर। और कुछ जो दो ऑर्बिटल है, रिजल्ट क्या आएगा? 2 ऑर्बिटल्स हमारे ऊपर चले जाएंगे और 3 जो है वो लो इन एनर्जी हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। जो ऊपर चले गए हैं हम उसे क्या कहेंगे? ई जी। और जो नीचे रह गए हैं हम क्या कहेंगे? टी टू जी। और ये जो बीच में एनर्जी डिफरेंस से हम क्या कहते हैं? बैरी सेंटर। ओके। इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है उसे आप क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या कहलाता है? दैट इज, इसे हम
डिनोट करते हैं डेल्टा जीरो के साथ। जीरो सबस्क्रिप्ट है ऑक्टाहेड्रल के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जो इनको स्टेबल करेगी, क्योंकि लिगेंड के आने के कारण स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और इस डी जो ऑर्बिटल है वो इस तरह से स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, तो जो ये, क्योंकि ये इस तरह इसलिए हुआ है, ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ये, इनके जो लॉब्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अगर और ये जो दो हमारे ऑर्बिटल्स हैं इनके जो लॉब्स होते हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं। जो ऑन द एक्सिस हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन आएगा, इसलिए वो ऊपर चले गए हैं। जी का यूज हम इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ सिमेट्री, इनकी सिमेट्री होती है। तो हम लोग ये जो नीचे चले गए हैं ये टोटल 5 है, ये कितने से डिफर कर रहे हैं, 2/5 से। हाउ मच दे आर लो इन एनर्जी, 2/5, एंड हाउ मच दे आर हाई इन एनर्जी, 3/5। ओके, सो ये हमारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो ये मानती है कि लिगेंड के अप्रोच के कारण जो है वो डिजनरेसी जो खराब हो जाती है और इस तरह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूं। ओके, ले लिए। ओके, तो अब वो क्या कहते हैं कि अगर हमने ये मान लिया कि जो हमारा T2G है उसमें टोटल 3 हमारे सब ऑर्बिटल्स हैं और जो EG है उसमें हमारे 2 ऑर्बिटल्स हैं। हम यहाँ EG लिख लेते हैं और इस साइड हम T2G लिख लेते हैं। अगर तो D में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इसी में चला जाएगा। ठीक, अगर हमारा लिगेंड वीक है तो जो एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच में रहेगी दैट इज नॉट दैट मच हाई, ज़्यादा नहीं रहेगी। वीक लिगेंड के लिए क्या हो जाएगा, अगर वीक लिगेंड है तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। पहला वाला इलेक्ट्रॉन D1 है तो इसी में फिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, T2G1 EG0। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, T2G2 EG0 और D3 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, T2G3 EG0। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है D4 वो कहाँ जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T2G3 EG1। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से हम इस तरह लिखेंगे। D5 के लिए क्या लिखेंगे, T2G3 EG2। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, T2G4 EG2। D7 के लिए आप क्या लिखोगे, T2G, अब हम पेयर कर रहे हैं 5 EG2। और D8 के लिए हम क्या लिखेंगे, T2G6 EG2। D9 के लिए हम क्या लिखेंगे, T2G6 EG3। और D10 के लिए हम क्या लिखेंगे, T2G6 EG4। टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके लिए हुई है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए, जब T2G और EG में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। इस केस में क्या है, पेयरिंग नहीं होती, तो अगर डेल्टा जीरो जो है वो कम होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो एनर्जी डिफरेंस बहुत, तो पेयरिंग नहीं होगी। और अगर जो हमारा डेल्टा जीरो जो है वो बहुत ज्यादा है तो पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, अगर हम ले लें स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो डेल्टा जीरो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, हमारी पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगर डेल्टा जीरो कम है तो पेयरिंग नहीं होती है, और अगर डेल्टा जीरो बहुत ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाती है। ठीक है,
हम इसको बीच में से इरेज कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो D1 के लिए क्या रहेगा, T2G क्या रहेगा, T2G1 और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। D2 के लिए क्या हो जाएगा, T2G2 Eg0। फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन तक तो वैसा ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए। D3 के लिए क्या हो जाएगा, T2G3 Eg0। D4 के लिए क्या हो जाएगा, T2G4 Eg0। पेयरिंग होनी शुरू हो गई, डेल्टा जीरो बहुत ज्यादा है। D5 के लिए क्या हो जाएगा, T2G5 Eg0। D6 के लिए क्या हो जाएगा, T2G6 Eg0। स्ट्रॉन्ग फील्ड था ना, जब 6 तक आ जाएंगे तीनों फुल फील्ड हो जाएंगे, अब 7th इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो D7 के लिए क्या हो जाएगा, T2G6 Eg1। D8 के लिए क्या हो जाएगा, T2G6 Eg2। एंड D9 के लिए क्या हो जाएगा, T2G7 Eg3। और D10 के लिए क्या हो जाएगा, T2G यहाँ पे 6 Eg4। So these are the electronic configuration according to crystal field theory. If the ligand is weak तो हमारी ये वाली crystal field, ये वाली electronic configuration रहेगी, और अगर हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand रहेगा तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वाली रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें। ये हमारा किसके, कौन कहता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जैसे ही लिगेंड आएगा, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस है उनमें क्या होता है, डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी, जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स लो इन एनर्जी होंगे उन्हें हम T2G के नाम से जानते हैं, और जो हाई इन एनर्जी होंगे उन्हें हम Eg के नाम से जानेंगे। आप जल्दी से इसे नोट करें, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके जी, सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके बात करती है कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लान में टेट्राहेड्रल होता है तो क्या हो जाएगा, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल, तो उसमें जो d ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5 थोड़ा सा अपलिफ्ट होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें जो लो इन एनर्जी है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, तो इस तरह से उल्टा हो जाएगा, ये बेरिसेंटर रहेगा। यहाँ पर डेल्टा टी, टी मीन्स टेट्राहेड्रल, जो यहाँ हम जी का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनमें सिमेट्री होती ही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, ये T2, यहाँ पे क्या आ जाएगा T2, जी नहीं लिखेंगे और इसे हम सिंपल लिखेंगे E। अब ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ये इनसे कितने लो है, दैट इज 3/5, और ये वाले ऑर्बिटल इनसे कितने ज़्यादा है, दैट इज 2/5। अब यहाँ पे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सभी के लिए क्या रहेगी, क्या रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले इलेक्ट्रॉन किस में बनेंगे, ई में, और फिर किस में बनेंगे, T2 में। तो चाहे वो वीक लिगेंड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो D1 के लिए क्या रहेगा, E1, और यहाँ पे तो 0 रहेगा। D2 के लिए क्या हो जाएगा, E2 और T2 0। D3 के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1, और D4 के लिए क्या हो जाएगा, E2, दैट इज T2 2, फिर D5 के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज E2 D2 3, हाफ फील्ड हो गया है। अब पेयरिंग होनी, चाहे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो वीक फील्ड लिगेंड हो, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री तो है ही नहीं, तो D6 क्या हो जाएगा, दैट इज E3 T2 3, D7 क्या हो जाएगा, E4 D2 3, और D8 क्या हो जाएगा, दैट इज E4 T2 4, और D9 क्या हो जाएगा, दैट इज E4 T2 5, और यहाँ पे D10 क्या हो जाएगा, E4
D2 6. So these are the electronic configuration for the tetrahedral complexes. इसमें d ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, जस्ट इट इज द रिवर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे एक रिलेशन हो जाती है कि जो हमारा टेट्राहेड्रल एनर्जी है उसका क्या रिलेशन होता है ऑक्टाहेड्रल के साथ। तो दिस इज द रिलेशन, आपको कई बार क्वेश्चन आ जाए तो दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसे आप नोट डाउन करें। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो में के साथ फिनिश करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हाउ टू राइट IPAC नेम्स एंड हाउ टू राइट दी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और हम चीलेट या फिर डेंटेड या फिर यूनिडेंटेड किसे कहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।